नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट एमसीक्यूज में। डेट है 28 जून 2020। आइए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स अर्थात आईआरजीसी ने किस महासागर में स्थायी बेस स्थापित करने का ऐलान किया है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। राइट आंसर है हमारा बी यानी हिंद महासागर। तो ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स है, इसने हिंद महासागर में जो है अपना स्थायी बेस स्थापित करने का ऐलान किया है। डिटेल से देख लेते हैं। देखो, मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना है। आईआरजीसी के नेवी कमांडर ने यह बताया है कि हिंद महासागर और ओमान के समुद्री क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों और विदेशी जहाज़ों के द्वारा ईरानी मछुआरों को बार बार परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण हिंद महासागर में यह बेस स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स की, तो यह ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1979 को ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के आदेश पर ईरानी क्रांति के बाद हुई थी। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। दरअसल जो हमारा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स है, इसे अमेरिका ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 अप्रैल 2019 को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर नामित किया था। अमेरिका ने क्या किया, 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले में शीर्ष आईआरजीसी कमांडर लेमानी को मार डाला था। दरअसल इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था अमेरिका का जो है ईरान में। थोड़ा सा ईरान के बारे में देख लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्लाह अली खुमैनी। राष्ट्रपति हैं हसन रोहानी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? ए 78, बी 75, सी 70, डी 77। राइट आंसर है हमारा डी यानी 77। दरअसल स्विस बैंकों का मामला क्या है, दरअसल विभिन्न देशों के द्वारा वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, यानी चुपके से गलत तरीके से सरकार को बिना टैक्स दिए हुए ये जो है अपना पैसा स्विस बैंकों में जमा करते हैं। तो भारत को इस बार 77वां स्थान मिला है। थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। देखो, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। इस सूची में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन पहले स्थान पर है। ब्रिटेन के नागरिकों का कुल जमा धन में हिस्सा 27% है। बट अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो भारत पिछले साल इस सूची में 74वें स्थान पर था, लेकिन इस साल जो है 77वें स्थान पर आ गया है। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों का हिस्सा मात्र 0.06% है। अगर हम करंट डाटा की बात करें तो भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों का स्विस बैंकों में जमा धन 2019 में 5.8% से घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक अर्थात 6,625 करोड़ रुपए रह गया है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। विजन इंडिया के ऑनलाइन पोल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है? ए कपिल देव, बी वीरेंद्र सहवाग, सी सुरेंद्र तेंदुलकर, डी राहुल द्रविड़। राइट आंसर है हमारा डी यानी राहुल द्रविड़। दरअसल विजन इंडिया ने एक ऑनलाइन जो है एक इनिशिएटिव रखा है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज को
चुने जाने के लिए ऑनलाइन पोल आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर है हमारा राहुल द्रविड़। चलते हैं आगे, डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, विजन इंडिया ने ऑनलाइन पोल में पूछा था कि कौन बीते 50 साल का सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज है। तो हम अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ को सचिन से ज़्यादा वोट मिले। और देखें तो इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने जो है वोटिंग की, और राहुल द्रविड़ को जो है 52% और सचिन तेंदुलकर को 48% वोट मिले। पोल के शुरुआती दौर में 16 अन्य महान भारतीय बल्लेबाजों को भी शामिल किया गया था, जिसमें सुनील गावस्कर और विराट कोहली को भी शामिल किया गया था। तेंदुलकर ने जहां विराट को पछाड़ा, तो सुनील गावस्कर से ज़्यादा लोगों ने द्रविड़ को पसंद किया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ए 31 जनवरी 2022, बी 31 जनवरी 2021, सी 30 अक्टूबर 2020, डी 18 सितंबर 2021। राइट आंसर है हमारा बी, यानी 31 जनवरी 2021 तक, अर्थात 6 महीने का कार्य विस्तार कर दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में देख लेते हैं। आइए थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। दरअसल अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी श्रेणी की, अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास की विभिन्न जातियों में आरक्षण का लाभ किस जाति के लोगों को कितना मिल रहा है, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति अर्थात रिटायर्ड है ये जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग का अक्टूबर 2017 में गठन किया गया था। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का भी काम सौंपा गया था। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यकाल इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि इसका कामकाज लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है। आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है हर काम जो है प्रभावित हुआ है। आगे देखते हैं। आयोग का कहना था कि उसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। आयोग को मार्च 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। आप समझ सकते हैं कि आयोग ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लेट है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? ए ऑस्ट्रेलिया और चिली, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। राइट आंसर है हमारा बी, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी करेंगे। थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। देखो, फीफा की शीर्ष परिषद में 25 जून को हुए मतदान में इन दो देशों, देखो कौन कौन से दो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, इन दो देशों को 22 और प्रतिद्वंदी कोलंबिया को 13 मत मिले। इस महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। महिला फुटबॉल रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया और 23वें नंबर का न्यूजीलैंड मेजबान होने के कारण टूर्नामेंट के लिए स्वतः ही क्वालिफाई कर जाएंगे। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। चलते हैं आगे। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।